दोस्तों नमस्कार। दिल्ली की लाल दीवारों के भीतर और लखनऊ की केसरिया दीवारों के भीतर बीते 24 घंटों से एक ही आवाज आ रही है। पहले कुर्सी किसकी जाएगी, पहले विकल्प किसका खोजा जाएगा। कहीं एक दूसरे का विकल्प बनते हुए अपनी ही सत्ता का विस्तार बीजेपी के भीतर करने की स्थिति में यह टकराव अगले 2-3 महीनों में कहीं इतना बड़ा तो नहीं हो जाएगा कि संकट लखनऊ से निकलकर दिल्ली तक आकर खड़ा हो जाए। दरअसल यह एक ऐसी गुत्थी है जो रायसीना हिल्स पर चढ़ते वक्त आपको नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जहां पे प्रधानमंत्री का कार्यालय है और गृह मंत्री का ऑफिस है, यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो इस वक्त बीजेपी को चला रहे हैं और इन्हीं के जरिए बीजेपी को राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है, सत्ता भी मिली हुई है और बीजेपी का संगठन भी यही चलाते हैं। और दूसरी तरफ लखनऊ, उसका सचिवालय एनेक्सी। सत्ता में आने के बाद जब पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने तो उन्होंने सचिवालय एनेक्सी की दीवारों को केसरिया रंग में रंग दिया और मैसेज बहुत साफ दिया। उनकी जो अपनी पहचान है और जिस पहचान के आश्रय उन्होंने गोरखपुर के मठ से निकलकर राजनीति को साधा, अयोध्या को साथ लेकर चलने की कस्में खाई और उसके बाद हिंदुत्व का नारा लगाते हुए वह जिस भगवा वस्त्र के आश्रय ही या कहें केसरिया रंग के आश्रय सत्ता में मौजूद हैं और 80-20 का खेल वह खुले तौर पर उत्तर प्रदेश में खेल चुके हैं और लाभ भी कमा चुके हैं, तो उस रास्ते को वह छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ दिल्ली की मुश्किल यह है, दिल्ली के भीतर की लाल दीवारों में शक इस बात को लेकर बड़ा हो चला है, अगर वाकई महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव परिणाम बीजेपी के अनुकूल नहीं हुए तो चेहरा तो इस देश में बीजेपी का एक ही है। चुनाव की बिसात बिछाने में माहिर एक ही शख्स है और ये दोनों शख्स एक दूसरे के पूरक हैं या एक दूसरे के विकल्प के तौर पर हैं। और क्या आने वाले वक्त में बीजेपी के भीतर अगर सत्ता का हेरफेर कुछ भी होता है तो दिल्ली अपने आप में समेट लेगी, या पहली बार बीजेपी के भीतर जो गुस्से में बड़े बड़े नेताओं की पूरी एक कतार है, कार्यकर्ताओं के भीतर इस दौर का गुस्सा है और दिल्ली के इशारे पर ना चलने वाले बीजेपी के नेताओं का आक्रोश है, सभी एक चेहरे को खोजते खोजते कहीं लखनऊ तो नहीं पहुंच जाएंगे और वहां पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा तो नहीं होगा। यानी टकराव की परिस्थिति में पहली बार सवाल योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का अगर हो चला है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कौन सामने दूसरे नंबर पर होगा, इसको लेकर भी संघर्ष छिड़ चुका है। हर हाल में 15 अगस्त और उसके बाद की तमाम पहल के बीच उत्तर प्रदेश में परिवर्तन इस दिशा से क्यों ना कर दिया जाए जब सामने विपक्ष पीडीए को लेकर खड़ा है, पिछड़ा उसके साथ है, दलित उसके साथ खड़ा है और उसमें सेंध लगाने के लिए कोई ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए और इसके लिए अलग अलग किनारों से अलग अलग आवाज इस दौर में योगी आदित्यनाथ के लिए आपको सुनाई भी देने लगी होगी, उनके खिलाफ जाती हुई ये आवाज। लेकिन सवाल यह है कि 2022 में भी योगी आदित्यनाथ को हटाने का प्रयास किया गया था। 2024 में चुनाव के बाद दिल्ली कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है और उसके सामने उत्तर प्रदेश के रिजल्ट हैं और खास तौर से तब जब उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो 4 राज्य हैं उन चारों राज्यों में बीजेपी की स्थिति बेहतर रही। मध्य प्रदेश और दिल्ली और खास तौर से उत्तराखंड, इन 3 राज्यों में तो सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली। कुछ सीट बिहार में कम जरूर हुई लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि उसे शर्मिंदगी हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला ढह के गिर गई। सवाल इतना भर नहीं है कि किसके माथे यह ठीकरा फोड़ा जाए, सवाल यह भी नहीं है कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ के पीछे अब भी आरएसएस उसी तर्ज पर खड़ा है जैसे 2017 में वह खड़ा हो गया था। इस दौर का सवाल तो यह है कि बीजेपी को कैसे आगे ले जाया जाए, क्योंकि बीजेपी ढहती हुई तमाम राज्यों में अब खुले तौर पर सबको दिखाई देने लगी है और यह परिस्थिति दिल्ली को डरा रही है कि आने वाले वक्त में उसके हाथ में कोई लगाम नहीं बचेगी। उत्तर प्रदेश को डरा रही है कि जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान,
वसुंधरा राजे सिंधिया, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, हर कद्दावर नेता को दरकिनार किया गया तो उस कतार में योगी आदित्यनाथ की हैसियत क्या होगी। हमें लगता है कि आज इन कड़ियों को खोला जाए और जरा आप समझ लें इस दौर में कि बीजेपी के भीतर का शोर जो खास तौर पर बड़े मीडिया संस्थानों के स्क्रीन पर सिर्फ यह कहकर उभर रहा है कि योगी आदित्यनाथ अब गए कि तब गए, सवाल यह नहीं है। और कल की मीटिंग के भीतर का शोर भी दरअसल इतना डरावना है कि वह साफ तौर पर बता रहा है कि बीजेपी के भीतर दिल्ली और लखनऊ की दूरी से ज्यादा सत्ता की लगाम अपने हाथ में रखने और सत्ता बचाने की कवायद के बीच कुछ इस तरीके से जाकर उलझ चुकी है कि अब हर किसी को उससे दो चार होना ही पड़ेगा। जेपी नड्डा पहुंचते हैं तो कहते हैं आत्मविश्वास जरूरी है, और वहीं पर योगी आदित्यनाथ उसी मंच से कहते हैं बहुत आत्मविश्वास आप में था इसीलिए आप चुनाव हार गए। मैसेज क्या है? तो आइए एक एक कड़ियां खोलते हैं, लेकिन शुरुआत तो इस बात को लेकर हो जाए कि बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनको आरएसएस की जरूरत नहीं, वो कह रहे हैं आत्ममंथन भी जरूरी और आत्मविश्वास भी जरूरी, और बीजेपी से बेहतरीन लोकतंत्र तो कहीं होता नहीं है। 100 पार्टियां हैं देश में, छोटी और बड़ी मिला के 1500 पार्टी। किसी भी पार्टी में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं है। अधिकतर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हो गई हैं और अधिकतर पार्टियां अपने और अपने लोगों को परवरिश करने पर लगी हुई पार्टियां हैं। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो इस मूल मंत्र पर चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। यह हमारी पार्टी की विशेषता है और इसलिए इस विशेषता को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को अपने आत्मविश्वास हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ आत्मचिंतन भी लगातार करना चाहिए। कोई बाहर वाला हमको नहीं बताता, हमें खुद मालूम है हमें क्या करना है। इसलिए हमारा विश्वास भी न डगमगाए और हमारी चिंतन की प्रक्रिया भी लगातार चलती रहे, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो बीजेपी से बेहतरीन लोकतंत्र कहां किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में है। जो दिल्ली ने कहा, जेपी नड्डा ने उन्हीं बातों का जिक्र लखनऊ पहुंचकर कर दिया। और यह लोकतंत्र तो चुनाव के वक्त हर कार्यकर्ता और नेता खोज रहा था। खुद योगी आदित्यनाथ खोज रहे थे कि उनकी भूमिका उत्तर प्रदेश के भीतर 2024 के चुनाव में कहां पर है। उम्मीदवार उनकी पसंद के नहीं हैं। चुनाव प्रचार की पूरी रूपरेखा दिल्ली से तैयार हो रही है। जो पूरा का पूरा पैसा और बजट है वह गुजरात लॉबी के पास पड़ा है। ऐसे में उनकी खुद की भूमिका क्या होगी, तो ऐसे में कार्यकर्ता वो कहां टिकते हैं। लेकिन बावजूद इसके जेपी नड्डा जब आत्मविश्वास और इस भरोसे का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ समझना होगा कि दिल्ली की लाल दीवारों के पीछे देश के गृहमंत्री अमित शाह हैं, जो जानते समझते हैं कि इस वक्त इस सरकार की आंख नाक कान वही हैं, यानी उन्हीं के जरिए सरकार चल रही है। और इसका एहसास दिल्ली के रायसीना हिल्स पर चलते हुए आपको बाखूबी हो सकता है। और दिल्ली के रायसीना हिल्स की इन लाल दीवारों के पीछे की सांसें ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि दिसंबर के स्थिति आते आते, यानी महाराष्ट्र और हरियाणा में अगर बीजेपी गंवा बैठती है अपनी सत्ता को, तो उसके बाद वह शोर जो बीजेपी के भीतर से मचना शुरू होगा, जो सवाल आरएसएस से निकलने शुरू होंगे, उसमें निशाने पर दिल्ली की सत्ता होगी और तब किसी नेता की खोज होगी। उस वक्त जिन भी नेताओं की खोज हो उसमें कम से कम कोई ऐसा नेता ना रहे जिसके पीछे आरएसएस और बीजेपी के तमाम वह नेता जो इस दौर में हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं वो खड़े हो जाएं। और यही वजह है कि हर हाल में उससे पहले योगी आदित्यनाथ की विदाई दिल्ली चाहती है और योगी आदित्यनाथ हर हाल में दिसंबर तक की परिस्थितियों को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं और रिपोर्ट उनके पास भी है कि जिन चुनावों को लेकर दिल्ली परेशान है उसके बाद बीजेपी के भीतर का शोर सतह पर आ जाएगा। हमें लगता है इस शोर को समझने से पहले
खुद योगी आदित्यनाथ कैसे मुख्यमंत्री बने, जरा इसको भी एक क्षण के लिए समझ लेना चाहिए। 2017 में आपको लिए चलते हैं। उस वक्त मनोज सिन्हा तय हो गए थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 16 तारीख को तय कर लिया गया मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी या कहें उनकी तरफ से संदेश अमित शाह को गया कि आप जाकर जानकारी दीजिए मुरली मनोहर जोशी को। मुरली मनोहर जोशी सीधे बातचीत करने की स्थिति में आरएसएस से रहते थे कि आप बताइए कि हम लोग मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी ने आरएसएस से बात की। आरएसएस की बैठक उस वक्त केरल में चल रही थी। केरल में सत्ता और आरएसएस के बीच तालमेल बैठाने के लिए उस समय कृष्ण गोपाल जी होते थे। कृष्ण गोपाल जी ने को संदेश आरएसएस के भीतर से निकल कर आया। क्या यह जानकारी दी जा रही है या यह सुझाव मांगा जा रहा है? और अगर यह सुझाव है तो हमारी बात आपको सुननी होगी। दिल्ली एक क्षण के लिए सकते में आ गई और इस बात की जानकारी अमित शाह को मुरली मनोहर जोशी ने दिल्ली में दे डाली। और उसमें रात होते होते आरएसएस ने अपने हाथ योगी आदित्यनाथ पर रख दिया और साफ तौर पर कहा कि जो शख्स अयोध्या को लेकर इतना संघर्षशील है, और वो तब है जबकि देश के प्रधानमंत्री अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र नहीं कर रहे हैं। यहां पर आपको याद करना होगा 2014 से लेकर 2018-19 तक प्रधानमंत्री ने कभी जिक्र नहीं किया अयोध्या का। मैनिफेस्टो में भी राम मंदिर का जिक्र सिर्फ एक लाइन में होता था। तो 2017 में आरएसएस ने जो वकालत योगी आदित्यनाथ की वो खुले तौर पर की कि दरअसल उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। उनसे ज्यादा वरिष्ठ कौन है? 5 बार सांसद रह चुके हैं और जिस लिहाज से वो राजनीति कहते हैं वो इस लिहाज से फिट बैठते हैं कि अगर केंद्र में एक मॉडरेट चेहरे के तौर पर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी बतौर प्रधानमंत्री है तो यह ठीक वैसे ही होगा जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी की जोड़ी हुआ करती थी। तो मोदी और योगी की जोड़ी इस रूप में चल पड़ेगी। और हुआ यही। 17 मार्च की रात को जब पूजा करने के लिए बनारस के लिए निकले थे मनोज सिन्हा, उससे पहले वो गाजीपुर में एक कार्यकर्ता के घर पर गए थे जहां पर उसके परिजन का निधन हो गया था। उसके बाद उन्हें पूजा करने बनारस आना था काशी विश्वनाथ के मंदिर में। लेकिन रात में ही संदेश चला गया योगी आदित्यनाथ को, आप दिल्ली आ जाइए। वो दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें सीधे पीयूष गोयल के घर ले जाया गया। वहां पर उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई जिन्होंने जानकारी दी अब आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यह पूरा रास्ता बहुत साफ तौर पर बताता है कि योगी आदित्यनाथ किस रास्ते आरएसएस के जरिए मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। और 2022 में भी जब उनका पत्ता काटने की शुरुआत हुई तो आरएसएस ठसक के साथ पीछे आकर खड़ी हो गई। अब सवाल है 2024 में भी क्या ऐसा ही हो रहा होगा? इस दौर में बीजेपी या कहें दिल्ली की सत्ता ने भी अपने आप को बहुत एग्रेसिव कर लिया है। एग्रेसिव का मतलब यह है कि जिस हिंदुत्व के आश्रय अभी तक कुछ बीच में पर्देदारी थी उस पर्देदारी को हटा दिया गया है। और अब खुले तौर पर बीजेपी या कहें मोदी और शाह की राजनीति भी जिस दिशा में चल पड़ी है वह योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व से भी आगे बढ़कर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने हमेशा उन्हीं बातों का सहारा लिया जिसके आश्रय उनकी पहचान बनी रहे। उसी वक्त उन्होंने सचिवालय एनेक्सी की दीवारों को भगवा रंग में किया था, केसरिया रंग में रंगा था। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज में किया था। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या में किया था। उस समय जो सीएए को लेकर प्रदर्शन हो रहा था उसमें बकायदा जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, पहली बार जुर्माना उन्हीं पर लगाया गया। उसके बाद इनकाउंटर की एक लंबी फेरिस्त है। 80-20 का खेल उसी के बाद शुरू हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में बुलडोजर का आगमन हुआ। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जब खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे लखनऊ तो उस दौर की एक तस्वीर आप याद कीजिए। हाथों में हाथ लिए या कंधे पर योगी आदित्यनाथ के हाथ रखकर प्रधानमंत्री मोदी जो चल रहे थे, इसी बात का जिक्र उन्होंने लिखकर किया, हम निकल पड़े हैं प्रण करके अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है अंबर के ऊपर जाना है। और 2 बरस के बाद एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें उत्तर प्रदेश का किला ढह ढहाकर गिर गया। और योगी आदित्यनाथ इस हार को अपने कांधे पर लेना नहीं चाहते हैं।
इसीलिए उन्होंने कहा आत्मविश्वास आपका बहुत ज्यादा था, यही आपकी हार का कारण बना है। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वह आज फिर से उछल कूद करने का कार्य। इशारा है योगी आदित्यनाथ का। ये आत्मविश्वास किसका? जिसने 400 पार का नारा दिया उसका आत्मविश्वास है, या इस दौर में दिल्ली ने उन तमाम नेताओं को जिनको टिकट दिए उनको यह संदेश दे दिया कि आप जीत जाएंगे? ये किस पर कटाक्ष है? इसको समझने से पहले यह भी समझ लीजिए कि महाराष्ट्र का रिजल्ट भी अच्छा नहीं हुआ, हरियाणा का चुनाव परिणाम भी अच्छा नहीं आया, उत्तर प्रदेश का भी नहीं आया, राजस्थान की स्थिति भी बिगड़ी, कर्नाटक की भी स्थिति अनुकूल उस रूप में नहीं निकल कर आई। लेकिन ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के भीतर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया और उसके बाद दिल्ली ये मानकर चल रही थी कि अगला संदेश योगी आदित्यनाथ के हिस्से में जाएगा और वह भी कहेंगे हां परिणाम अनुकूल नहीं हुए, क्योंकि हरियाणा में तो वहां के मुख्यमंत्री को तुरंत बदला गया, खट्टर साहब को हटा दिया गया और नए मुख्यमंत्री से यह सवाल किया नहीं जा सकता है। यही स्थिति राजस्थान की है, जहां पर नए नए मुख्यमंत्री आए हैं तो सवाल उनसे भी नहीं होगा। तो आखिर में सवाल तो योगी आदित्यनाथ से होगा और योगी आदित्यनाथ ने उस दौर में खामोशी बरत ली और खामोशी बरती उसके ठीक समानांतर आरएसएस ने खुले तौर पर दिल्ली में बैठी हुई सत्ता को चेताना शुरू कर दिया कि आप अयोध्या तक में हार गए। आप किस भरोसे थे और किस अहंकार में डूबे हुए थे। लगातार तीखे बाण आरएसएस से निकलने लगे, वही आरएसएस जो योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी रहती है और वो जानती है कि दिल्ली की सत्ता योगी आदित्यनाथ को सत्ता में नहीं चाहती है और वो यह भी जानती है कि दरअसल आरएसएस भी दिल्ली की सत्ता के भीतर सत्ता का हस्तांतरण आने वाले वक्त में मोदी से शाह की दिशा में ले जाना नहीं चाहता है। तो इस त्रिकोण के भीतर जो सच है उसका सच यही निकल कर आया कि देवेंद्र फडणवीस अपने पद पर चले जाएं और यह शायद एक ऐसी परिस्थिति है जो योगी आदित्यनाथ को ऑक्सीजन देती है, क्योंकि अगर केंद्र ने निर्णय लिया कि आप पद पर बने रहिए तो फिर चुनाव कौन जिताएगा? महाराष्ट्र में सबसे पहले तो वही चुनाव होने हैं और उसके अनुकूल सर्वे रिपोर्ट आ नहीं रही है। यहां तक कि राहुल गांधी की लोकप्रियता महाराष्ट्र और हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी को बड़े नंबर से पछाड़ चुकी है। तो हर हाल में योगी आदित्यनाथ को इंतजार इन राज्यों के चुनाव का है, लेकिन केंद्र का मानना है कि जिस लिहाज से उत्तर प्रदेश के सीमा पर सटा हुआ बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, अगर यहां की परिस्थिति को देखें तो यहां कोई राजनीतिक प्रयोग आरएसएस और बीजेपी या योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व का नहीं किया गया। दिल्ली में 7 में से 7 सीट बीजेपी जीत गई, मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट, कमलनाथ तक की छिंदवाड़ा सीट जिस बार जीत कर आ गई, उत्तराखंड की 5 में से 5 सीट जीत गई, बिहार की 40 में से 30 सीट एनडीए जीती, खुद 17 सीट पर लड़ी तो 12 सीट पर जीती, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो उसने 75 सीटों पर लड़ाई लड़ी और सिर्फ 33 सीट जीत पाई, जो पिछली बार 78 सीटों पर लड़कर 62 सीटें जीत गई थी। और जो परसेंटेज का वोट भी है बीजेपी का, वह भी विधानसभा से ही मैच कर रहा है। यानी 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव अगर दोनों को एक साथ रखिएगा तो आपको रिजल्ट एक सरीखा लगेगा। बीजेपी को 41.37% वोट लोकसभा चुनाव में मिले और विधानसभा चुनाव को अगर याद कीजिएगा तो उस समय 41.33% मिला, लगभग एक बराबर है। समाजवादी पार्टी की स्थिति भी कमोवेश यही, 33.59% वोट उसको लोकसभा में मिले और 31-32% उसको विधानसभा में मिला। विधानसभा का चुनाव
योगी के चेहरे को लेकर लड़ा जा रहा था और उसमें सरप्लस प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था। लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के लिए था, उसमें सरप्लस योगी आदित्यनाथ थे। योगी आदित्यनाथ का अपना वोट बैंक मिल गया, गोरखपुर के इर्द गिर्द की सारी सीटें जीत गई बीजेपी, लेकिन बनारस के इर्द गिर्द की सीटें हार गई बीजेपी। यह मैसेज खतरे की घंटी दिल्ली के लिए है या लखनऊ के लिए है? राजनीति की इस परिस्थिति में पहली बार दोनों आमने सामने खड़े हैं और यह सबको पता है कि अब जिन 3 राज्यों में 3 महीने के बाद चुनाव होने हैं, उसमें इन तीनों राज्यों में बीजेपी अगर नहीं आएगी तो सवाल छत्रप या बीजेपी के छत्रप कद्दावर नेताओं का नहीं होगा, सवाल दिल्ली के उस चेहरे का होगा, उस चुनावी समीकरणों की बिसात बिछाने वाले अमित शाह का होगा। और इस जोड़ी के आसरे बीजेपी के भीतर की आवाज बड़ी हो जाएगी और शायद इसीलिए शिवराज सिंह चौहान को भी प्रभारी बनाया गया है झारखंड का। वहां जाकर वो जिस गणित को समझा रहे हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक वक्त सुनिए जरा। झारखंड में भी क्या हुआ? 14 में से हम कितनी सीट जीते हैं? जोर से बताओ, कितनी जीते हैं? हम जीते हैं कि वो ज्यादा जीते हैं? अरे हम जीते। और इसी को विधानसभा में बदल दिया जाए तो कितनी विधानसभा सीटों पे हम आगे रहे लोकसभा के चुनाव में, पता है क्या? 52 52 कितनी सीटों पे आगे रहे? हम 81 में से 52 सीटों पर आ गए। इस शानदार सफलता के लिए झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब आप सोचिए शिवराज सिंह चौहान कौन सी थ्योरी परोस रहे हैं। इस बार बीजेपी को 9 सीटें मिली हैं झारखंड में। उसी के हिसाब से उन्होंने बता दिया कि हम 52 सीट पर विधानसभा में जीत जाएंगे। तो क्यों कांग्रेस और जेएमएम शोर मचा रहा है? लेकिन एक क्षण के लिए आप 2019 के चुनाव में चले जाइए। उस वक्त बीजेपी को 12 सीट मिली थी और उस 12 सीट के लिहाज से अगर विधानसभा को आप तब्दील करें तो लगभग 70-72 सीटें बीजेपी को जीत जानी चाहिए थी। लेकिन वह विपक्ष में है, सरकार कांग्रेस और जेएमएम की बन गई। यानी एक ऐसी फिलॉसफी दिल्ली के अनुकूल रखने की कोशिश इस देश के हर उस राज्य में की जा रही है जहां जहां कैडर जो बीजेपी का है, जो नेता बीजेपी के हैं और जिन्हें टिकट इसको कहकर काट दिया कि आप नहीं जीत पाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है और अमित शाह की पूरी स्ट्रेटजी है तो कोई भी जीत जाएगा। वो पूरी परिस्थिति इस चुनाव में खारिज हो गई। लेकिन अब उसे स्थापित करना है, तो स्थापित करें तो कैसे करें? दरअसल योगी आदित्यनाथ इसी नब्ज को पकड़ चुके हैं और इसी बात का जिक्र अब आरएसएस की बैठकों में भी होने लगा है। इसीलिए रांची में जो बैठक पिछले 3 दिनों से चल रही थी और कल जब वो खत्म हुई तो एक ही मैसेज निकल कर आया कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। और उसी को दूसरे रूप में लखनऊ के भीतर कहा गया, संगठन से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। तो राजनीतिक तौर पर यह परिवर्तन दिल्ली की सत्ता की धड़कनों को बढ़ा रही है और धड़कनें उसकी कहीं ज्यादा तेज ना हो जाए, इसीलिए वो राज्यों के भीतर जो चुनौती देने वाले चेहरे हैं, जो नेता हैं, उनकी गद्दी को वह डिगाने निकल पड़ी है। लेकिन सवाल बीजेपी का है, सवाल बीजेपी के कैडर का है, सवाल आरएसएस जो लगातार बीजेपी को मथते रहती है संगठन को लेकर, अब सवाल उसका आकर भी खड़ा हो गया है। और शायद यही वो वजह है जिसको लेकर पहली बार टकराव खुले तौर पर बीजेपी के भीतर उठने लगा है। और अगर छत्रपों को निशाने पर इस दौर में मुख्य धारा का मीडिया यानी गोदी मीडिया रख रहा है तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है, पूरा मेनस्ट्रीम मीडिया दिल्ली के कब्जे में है। इसको योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं और उसको शिवराज सिंह चौहान भी जानते थे, इसको नितिन गडकरी भी जानते हैं, इसको राजनाथ सिंह भी जानते हैं, वसुंधरा भी जानती है, रमन सिंह भी जानते थे, खट्टर भी जानते होंगे कि दिल्ली के इशारे के बगैर कोई भी खबर इस रूप में चल नहीं सकती है जहां पर सवाल केंद्र को लेकर हो रहा हो और इस दौर में मोदी और शाह को कोई कटघरे में खड़ा करने की सोच भी सके। तो वह बातें जब आएंगी ही नहीं और बैठकों के भीतर जब इन्हीं बातों का जिक्र होगा
तो फिर यह टकराव कितने दिनों तक खामोश रह सकता है? और शायद इसीलिए दिल्ली जल्दबाजी में है। वो इस जल्दबाजी में है कि हर हाल में प्रधानमंत्री मोदी के विकल्प के तौर पर अगर बीजेपी और आरएसएस किसी खोज में निकले तो उसकी उंगलियां आखिर में इस देश के गृह मंत्री अमित शाह पर जाकर रुक जाए और इसके अलावे कोई विकल्प दिखाई ना दे और नेचुरल तरीके से वो मान लिया जाए 2025 के बाद, या कहें महाराष्ट्र और हरियाणा इलेक्शन के बाद। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति भी है, अगर वो दिल्ली से बाहर किसी दूसरे नेता की खोज होती है तो उसमें दो पुराने अध्यक्ष हैं, एक राजनाथ सिंह, एक नितिन गडकरी, और मुख्यमंत्रियों की कतार में अब योगी आदित्यनाथ बचे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शिवराज सिंह चौहान है, लेकिन वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। उनसे ज्यादा बड़ा कद उनके ऊपर गडकरी और राजनाथ सिंह का है। यानी केंद्रीय मंत्रियों से हटकर अगर राज्यों के भीतर बीजेपी अपने किसी नेता को खोज में निकले तो दो सवाल सामने होते हैं कि हर राज्य में किस नेता की जरूरत पड़ेगी, और योगी आदित्यनाथ की जरूरत कमोवेश हर राज्य में पड़ रही है। चुनाव प्रचार के वक्त गेरुआधारी होकर उनका पहुंचना ही यह मैसेज को दे देता है कि बीजेपी एक हिंदूवादी पार्टी है। वही हिंदूवादी पार्टी जिस पर चोट राहुल गांधी ने खुले तौर पर इस दौर में की है। इसीलिए बीजेपी के अपने अस्तित्व का सवाल है। आरएसएस की धारा से निकली और आरएसएस की सोच भी उस मुहाने पर जाकर खड़ी हो गई है जहां पर उसको भविष्य की राजनीति अब कैसे लड़नी है इसको तय करना है। और संयोग से दिल्ली और लखनऊ के टकराव में यही मैसेज अब बड़ा होकर निकल पड़ा है कि अगर अब बीजेपी की भविष्य की धारा को तय आरएसएस ने नहीं किया, या बीजेपी ने खुद को सिर्फ मोदी और शाह के इर्द गिर्द ही समेट कर रख दिया, तो कितनी बड़ी हानि ही नहीं बल्कि कितने लंबे वक्त तक के लिए सत्ता से बाहर बीजेपी हो जाएगी। और आरएसएस के अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठने लगेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर और बाहर विपक्ष के नेता के तौर पर और कांग्रेस के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने उस हिंदुत्व पर चोट की है जिस हिंदुत्व का ताना बाना आजादी के बाद से आरएसएस मथती चली आई, और जनसंघ से लेकर बीजेपी तक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर मोदी तक। इस सफर के राजनीतिक समीकरणों को अगर समझिए तो उस हिंदुत्व शब्द को अगर बीजेपी से बाहर आप निकाल लेंगे तो फिर वह सिर्फ एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर होगी जिसके साथ कोई वोट बैंक एकमुश्त जुड़ा हुआ नहीं होगा, बल्कि उसकी अपनी मशक्कत और उसका अपना संघर्ष वही मायने रखेगा, इसके अलावे कुछ भी नहीं। और यह सबको पता है कि बीजेपी का समीकरण कांग्रेस के कॉर्पोरेटाइजेशन को अपना चुका है। बीजेपी की सत्ता संघर्ष के दायरे में स्वदेशीकरण छूट चुका है। बीजेपी की सत्ता के पकड़ के हिसाब से पश्चिमी पूंजी उसकी जरूरत बन गई है। इस दौर में कॉर्पोरेट की पूंजी के आश्रय वो चुनाव लड़ती है। इस दौर में जनता के हिस्से में जो कुछ भी जा रहा है वो कॉर्पोरेट की पूंजी का कुछ हिस्सा भर है, और इस देश की पूंजी उन हाथों में समाई जा रही है जिसके खिलाफ एक वक्त बीजेपी ने लड़ाई लड़ी, और आरएसएस अपने संगठन के तौर पर यही पाठ राजनीतिक शुद्धिकरण का पढ़ाते रही कि आपको कैसे लड़ना है। और सारी चीजें एक झटके में धराशायी तो हो रही है और होती चली जा रही है, लेकिन पहली बार बीजेपी के भीतर दो चेहरों की लड़ाई जो उभर कर आ रही है वो सिर्फ प्रतीकात्मक दो लोग नहीं है, जिसमें एक तरफ मोदी और योगी या मोदी शाह और दूसरी तरफ योगी और आरएसएस, बल्कि ये वैचारिक तौर पर भविष्य की उस बीजेपी की लड़ाई है, उसे आगे चलना कैसे है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।